नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने कोरियाई कंपनियों से की निवेश की अपील। दोनों देशों के सीईओ फोरम की पहली बैठक। पोत निर्माण में मांगा सहयोग। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव हुआ और तेज। राष्ट्रपति से अलग अलग की मुलाकात। गृह मंत्री को जल्द विवाद सुलझने की उम्मीद। कांग्रेस के बाद सीपीआई का सरकार पर निशाना। कहा पिछले एक साल में लचर रहा प्रदर्शन। बीजेपी का कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप। शरद यादव को जनता परिवार के विलय की उम्मीद। 6 दलों को मिलाकर बनी नई पार्टी। सहमति बनने का दावा। और बैंक में सोना जमा करने पर मिलेगा ब्याज। खुलेंगे खाते, नहीं लगेगा टैक्स। नई स्कीम का मसौदा जारी। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई देशों से विकास का काम मिलकर करने की अपील की है। सियोल में आज लीडरशिप सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कटुता से एशिया की प्रगति पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत दक्षिण कोरिया सीईओ फोरम की बैठक में उन्होंने कोरियाई कंपनियों से व्यापार के लिए सुगम माहौल बनाने का वादा भी किया। दक्षिण कोरिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल में एशियाई लीडरशिप सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से एशियाई देशों को मिलकर लड़ना होगा। The future I dream for India is also the future want for our neighbors. As some of us in Asia become more prosperous, we must be prepared to share our resources and markets with those who need them. प्रधानमंत्री भारत दक्षिण कोरिया सीईओ फोरम की पहली बैठक में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरियाई निवेशकों को सभी सहूलियतें मुहैया कराएगी। I can tell you that India was and is a land of potentials. Now, India is also a land of enabling policy environment. Moreover, there is renewed commitment of my government for changing the face of the country. प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी अलग अलग मुलाकात की। इसमें एलजी, सैमसंग, हुंडई और पॉस्को जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। सियोल में नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के उल्सान शहर में पहुंचे। यहां उन्होंने हुंडई हैवी इंडस्ट्री का दौरा किया, जो जहाज बनाने का दुनिया में सबसे बड़ा कारखाना है। भारत और कोरिया के आर्थिक संबंध अभी तक कोरिया से उपभोक्ता सामग्रियों के आयात का रहा है, लेकिन अब भारत इस परिभाषा को बदलना चाहता है और कोरिया ने जो तकनीकी उपलब्धि हासिल की है उसका फायदा अपने देश में संयंत्र लगाकर उठाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी वजह से इंडिया कोरिया सीईओ फोरम में शिरकत किया और अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ सियोल से अखिलेश सुमन। और सियोल में मौजूद है हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। सीधे रुक करेंगे, इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जिस तरीके से पूरा दौरा रहा है और मैं अगर कोरिया के लिहाज से कहूं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था जब भारत ने खुले बाजार के लिए मैं कहूं कि रास्ते खोले थे 90 के दशक में। अब जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मैं कहूं कि निवेश को बढ़ाने और मेक इन इंडिया के अपने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नजरें कोरिया पर हैं, किस तरीके से इस पूरे विजिट के बाद आपको दिख रहे हैं नए रास्ते या फिर नए निवेश? कविंद्र, देखिए, जब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने साउथ एशिया के बाद जो सबसे पहली यात्रा की वो जापान की यात्रा की थी और अब वो कोरिया पहुंचे हैं। तो जापान और कोरिया भारत के दो ऐसे सहयोगी रहे हैं जिन्होंने भारत में काफी बड़े पैमाने पर उपभोक्ता सामग्रियां भेजी हैं। यहाँ तक जापान ने तो काफी संयंत्र भी लगाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद किया है, लेकिन कोरिया का अभी तक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत योगदान नहीं रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ आए तो लगता है वो अपने तरीके से पूरी तरह रिसर्च करके आए थे और इसीलिए उन्होंने उन सारे पहलुओं को छुआ
जो कोरिया को मुफीद बैठता है। उन्होंने एशिया की बात कही और उसके बाद उन्होंने यहाँ के उद्योगपतियों को यह समझाने का प्रयास किया कि भारत में अब माहौल बना है कि आप निवेश कर सकते हैं, वहां अपने संयंत्र खोल सकते हैं उपभोक्ता सामग्रियों के अलावा। उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की, उन्होंने रोड के मैनेजमेंट में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण की बात की, उन्होंने मकानों के निर्माण की बात की और जहाजरानी के निर्माण की बात की। तो इससे जो चीजें निकल के आ रही हैं वो यह है कि भारत इस मामले में देख रहा है कि कोरिया एक ऐसा मित्र रहा है जो कई पश्चिमी देशों की तुलना में काफी सस्ता है और यहाँ तक कि जापान की तुलना में भी सस्ता है। और कोरिया ने अपने तय अपने बलबूते अमेरिका के सहयोग से अपने आधारभूत संरचना को बिल्कुल आप कहें तो अमेरिका की तर्ज पर विकसित किया है। तो प्रधानमंत्री इस जो महारत हासिल की है कोरिया ने, इस महारत का उपयोग अपने देश में करना चाहते हैं और इसीलिए आज वो अपने यात्रा के अंतिम चरण में गए थे वहां जहां जहाज का निर्माण होता है। और उन्होंने एक बहुत खास बात कही, उन्होंने कहा कि गुजरात जैसी साइज का आकार का है कोरिया और उसने इतनी तरक्की की है, बहुत ही अभिभूत कर देने वाली बात है। तो प्रधानमंत्री का ये सारा यह था कि कोरिया अगर चाहे तो भारत में आके अपने निवेश कर सकता है। निवेश का मतलब पूंजी निवेश नहीं, उपभोक्ता सामग्रियों का निवेश नहीं, बल्कि वह यहाँ आकर अपने संयंत्र लगाए, फैक्ट्रियां लगाए और उत्पादन शुरू करे ताकि कोरिया की जो तकनीकी महारत है, तकनीकी क्षमता है, कोरिया भारत को मदद मिल सके और सहायता मिल सके। अखिलेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। अखिलेश सुमन बता रहे थे किस तरीके से वहां पर जो अहम आज बैठक हुई सीओ के साथ, सीओ जो फोरम था मैं कहूं उसको लेकर। नीरजा समझदार हमारे साथ हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं GNU से। नीरजा, आप लगातार कोरिया को लेकर खास आपका अध्ययन रहा है, जिस तरीके से अब तक रिश्ते थे कोरिया के और उन रिश्तों को असल में मोदी साहब की यात्रा किस दिशा में या किन ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश दिख रही है आपको? मुझे ये लगता है कि इतने सालों से जो हम देख रहे हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया में विभिन्न रूप में रिलेशंस रहे हैं, बट आज तक मैं जो जिस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि ये बहुत ही स्लीपिंग मोड में रहे हैं। whereas अब मोदी जी के साथ जो एक फायर उन्होंने दी है, जिस हमारे युवा के साथ को लेके उन्होंने जो फायर दे रहे हैं और वो जो जाके हमारे देश का नाम दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और बड़ी रेलेवेंस रखता है हमारे देश के आगे। और जो इसका फोकस है कोरिया को लेकर, कोरिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मैं कहूँ कि चीन से पहले एक जगह हम कोई प्रोडक्ट देखते थे तो मेड इन कोरिया हुआ करता था। जैसे कि अखिलेश बता रहे थे कि वहां पर जो प्रोडक्ट हैं वो तुलना में अगर अमेरिका या चीन से कंपेयर करें खासे सस्ते भी हैं। वहां से यहाँ पर निवेश यानी संयंत्र लगाने के लिए अगर आह्वान है और जिस माहौल की बात मोदी साहब कर रहे हैं, आपको लगता है कि कितना वहां के लोगों को ये खींच पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे हिंदुस्तान के? मुझे जो लगता है कि हम यहाँ पे बैठते हुए जो हम कोरिया को जानते हैं, आई थिंक हम सबके घर में किसी ना किसी कोरियन प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। उस तरह से देखते हुए तो शायद हमारे देश के लोगों को भी नहीं पता होता ये कौन से देश का है। बट जब जितना जागरूकता मोदी जी ने जगाई है, स्पेशली कोरिया को मद्देनजर रखते हुए और कोरियन लोगों में जो इंडियंस के प्रति जो पर्सपेक्टिव है, जो थिंकिंग है, वो काफी बदल रही है। एंड कोरिया के लोग आई थिंक बहुत ही पॉजिटिवली इंडियंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंडियन कल्चर और इंडियन प्रोडक्ट्स की भी वहां पर थोड़ी बहुत मांग शुरू हुई है। जैसे आप देख सकते हैं टाटा ने अपना प्लांट वहां किया है, तो आई थिंक हर कोरियन को टाटा प्लांट कहाँ का है, इंडिया का है, और उसका असल रूप में एप्रिसिएशन और इम्पोर्टेंस लोगों को पता चली है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि क्या इससे पहले जिस तरीके के रिश्तों की बात हो रही है, आर्थिक तौर पर अलग है, सांस्कृतिक तौर पर या दूसरे जो मैं कहूँ कि फोरम रहे हैं वहां पर भी हम उस तेजी के साथ या फिर उतना ज्यादा एग्रेशन के साथ हम रिश्ते नहीं कर पाए कोरिया के साथ, एक कमी रही है? जी, मुझे ये जरूर लगा है एज एन एकेडमिशियन ऑल्सो कि अकेडमिक तौर से तो अलग मतलब हमारे कल्चरल एस्पेक्ट से भी काफी चीजें स्लो रही हैं इतने सालों में। और मोदी जी के इस विजिट से प्लस हमारी जो कोरिया की प्रेसिडेंट का विजिट हुआ था, उससे मुझे लगता है कि आगे जाके कल्चरल और एकेडमिक मुद्दे पे भी काफी बात होगी और ये भी आगे बढ़ेगा, ये उम्मीद रखती हूँ मैं। और जिस तरीके से आर्थिक, क्योंकि जो एजेंडा है मोदी साहब का इस यात्रा का मैं कहूँगा फोकस रहा है निवेश को लेकर या फिर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, यहाँ पर उनको ये बताने के लिए कि माहौल पहले से मुफीद हुआ है। जिस तरीके से पूरी ये विजिट रही है, आपकी नजर में क्या एक कोरिया हो या फिर मंगोलिया हो या फिर पूरे चीन को मैं लेकर कहूं,
जो एटमॉस्फेयर चाहिए उन कंट्रीज को, उनकी जो जरूरतें हैं बाजार को लेकर, क्या आपको लगता है उसके लिहाज से भारत फिट बैठता है और इस वक्त सही मार्केटिंग की जरूरत थी जिसे मोदी साहब आगे बढ़कर पूरा कर रहे हैं? मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि हमारे देश की जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग फेस ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो मोदी जी हैं। इन्होंने जिस पर्सपेक्टिव से हमारे देश को आगे प्रेजेंट किया है, आई थिंक दैट इज अ वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वे ही हैज प्रेजेंटेड। उस तरह से जहां पर हम चाइना मंगोलिया, जैसे आपने बोला चाइना मंगोलिया और कोरिया को एक साथ देखें, मैं उस नजरिए से थोड़ा सा हटके चाइना और मंगोलिया और कोरिया को अलग अलग नजरिया से देखती हूँ। उस पर्पस, उस मोटिव से आगे देखा जाए तो कोरिया हमारा ऐसा देश है जो कि अभी तक इतना ज्यादा डिस्कवर नहीं किया गया है। इंडिया को कोरिया ने भी डिस्कवर नहीं किया गया है उस रूप से। मोदी जी जो हमारे कोरिया को लेके गए हैं, मेड इन कोरिया की पॉलिसी जो उन्होंने वहां पर ऐलान किया है, जैसे अभी हमने सुना, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल पॉलिसी एंड हम लोगों को बहुत ही बड़े फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं इससे। एक आखिरी सवाल, विदेश नीति को लेकर तमाम बातें हुई हैं, ये दौरा, इसके बाद फिर कुछ और देशों का दौरा होगा। क्या ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे देश थे जहां पर हम पहले से शायद उस तरह के रिश्ते नहीं बना पाए जो न सिर्फ हमारे आर्थिक विकास के लिए या फिर इंटरनेशनल फोरम में हमें मजबूत जगह दिलाने में एक बड़ा रोल निभा सकते थे? जी। अब क्या हम मैं कहूँ कि गलती को करेक्ट करते हुए दिख रहे हैं आगे? हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग जब तक आंखें बंद करके बैठे हुए थे या फिर हम दूसरी तरफ देख रहे थे, उस दौरान ही पीछे पीछे कोरिया पर डेवलप हो रहा था। हम सभी जानते हैं कि कोरिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गया है, बट ऑल्सो द वेरी रियलिटी इज कि वो जिस स्पीड से, जिस खूबसूरती से वो देश उससे निकल के आज इस मजबूती से खड़ा हुआ है, वो भी काफी अप्रिसिएशन की बात है। पर हम लोगों ने कभी उस चीज पर अटेंशन नहीं दी थी। बट इस चीज को रिग्रेट और ना करके जिस मोदी जी ने जो स्टेप लिया है कि कोरिया की तरफ एक कदम बढ़ाया है, आई थिंक वो बहुत ही प्रशंसाजनक है। और उस तरह से मंगोलिया की तरफ जो उन्होंने हाथ बढ़ाया है, आई थिंक ये बहुत ही हम लोगों के लिए इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी में जो हमारी एक स्टैंड बना है, उस चीज में काफी मदद करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और इस मसले पर बातचीत करने के लिए। यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। दिल्ली में बढ़ी क्षेत्राधिकार पर तकरार। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने, कैसे निकलेगा रास्ता? देखिए पहली खबर, अधिकार क्षेत्र पर बहस, आज रात 8 बजे। The right to education for India's children. We have not made any progress on some of the game-changing provisions of the right to education. Has the government fulfilled its promise? We have to institutionalize a grievance redressal mechanism that looks at complaints of non-compliance of RTE from between school to state level. What are the gains? What are the failures? The leadership is made accountable, and both to the lower level, to the committee and the SMC. Watch the special report Right to Education tonight at 10:30 p.m. only on Rajya Sabha TV. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ चल रही अधिकारों की लड़ाई को लेकर अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति से मिले हैं। वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। इससे पहले कानून विशेषज्ञ राजीव धवन ने सरकार को भेजी अपनी राय में कहा है कि नजीब जंग सरकार में गैर जरूरी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने अरविंद रे को अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है। दिल्ली में चल रहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग का विवाद राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंच गया। केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलकर गैमलीन की नियुक्ति सहित उपराज्यपाल के गैर जरूरी हस्तक्षेप की जानकारी दी। सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट में भी दखल दे रहे हैं और सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट भी सीधे इंस्ट्रक्शंस दे दे करवा रहे हैं कौन सेक्रेटरी रहेगा। अगर सेक्रेटरीज भी एलजी साहब तय करेंगे, ऑफिसर्स को सीधे इंस्ट्रक्शंस एलजी साहब देंगे, तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें उनको कहिए कि इस तरह से ना करें। अरविंद केजरीवाल से पहले उपराज्यपाल नजीब जंग भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और अपना पक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता अच्छा शासन चाहती है, न कि विवाद। दिल्ली के लोगों ने
जो प्रयोग तो किया, लेकिन बहुत महंगा प्रयोग है ये, कि जो शासन में आए, शासन चलाना ये उनका राजनीतिक एजेंडा ही नहीं। कानून विशेषज्ञ राजीव धवन ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार का पक्ष लेते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल की सलाह उपराज्यपाल पर बाध्यकारी है। लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ही कैन नॉट इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि सभी ऐसा नहीं मानते। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि उपराज्यपाल सलाह लेने को बाध्य नहीं है। संविधान में स्पष्ट है, राय देने का काम मंत्री परिषद का है, उपराज्यपाल राय नहीं देते। उपराज्यपाल तो ऑर्डर इशू करते हैं या जो निर्णय हो उसको अप्रूव करते हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल के बीच पहले भी अधिकारों को लेकर कई मुद्दे उठे हैं। जंग ने कई आदेश बिना सरकार को भरोसे में लिए जारी कर दिए, तो केजरीवाल ने भी अधिकारियों को ऑर्डर पास कर कहा था कि जमीन और कानून व्यवस्था से जुड़ी फाइलों को पहले सीएम ऑफिस भेजा जाए, फिर उपराज्यपाल को दी जाए। लगातार बढ़ते इस विवाद के बीच दोनों ही पक्ष संविधान का हवाला देकर एक दूसरे के अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल को एक दूसरे के अधिकारों में दखल न देने को कहा है। शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री को अधिकारियों पर आरोप लगाने की बजाय कार्रवाई करने की सलाह दी। आपको लगता है कि करप्शन का मामला हो रहा, तो आप करप्शन के चार्जेस तो लगाइए, उसको मौका तो दीजिए कि भाई हाँ मैं करप्ट हूं कि नहीं हूं। ऐसे ही आप कह दें कि ये तो करप्ट है। अगर जो करप्शन था तो पावर डिपार्टमेंट क्यों नहीं ले लिया इनसे? ले लेते भाई। क्या हमें आप पर विश्वास नहीं है, हम इंक्वायरी बैठाएंगे, लीव द पावर, वी पोस्ट यू समवेयर एल्स। दे डिडंट इवन डू दैट। उधर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने आज दावा किया कि जनता परिवार के दलों का विलय होकर रहेगा। उन्होंने 6 दलों के विलय में दिक्कतों या फिर संशय को महज अटकलों का बाजार करार दिया। शरद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही विलय के बाद बनने वाली नई पार्टी के अध्यक्ष होंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जेडीयू का इस प्रस्तावित विलय पर खास जोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विलय की संभावनाओं को खारिज किया था। शरद यादव 6 सदस्यीय विलय समिति के अध्यक्ष हैं। ये समिति ही विलय के बाद दल के नाम, झंडे, चुनाव चिन्ह सहित विभिन्न मामलों पर फैसला लेगी। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विलय समिति की बैठक जल्द बुलाने की मांग की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश प्रगति करे। अरुण जेटली ने कहा कि एनडीए सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में राजनीति से भ्रष्टाचार शब्द मिटा दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे ना बढ़े, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को विकास के खिलाफ, प्रगति के खिलाफ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के खिलाफ खड़ा कर लिया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, 1 वर्ष में उसने क्या परिवर्तन किया? भ्रष्टाचार शब्द को भारत की राजनीति के शब्दकोश से निकालकर बाहर कर दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार यूपीए सरकार के दौर में किए गए विकास के कामों में रोड़े अटका रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपीए सरकार की योजनाओं का श्रेय ले रही है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिनों के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने आज यहां 48 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत सड़कें, मैरिज हॉल और यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल बनाए जाएंगे। राहुल ने अमेठी के फूड पार्क का मुद्दा भी उठाया और इस परियोजना को रद्द किए जाने को एनडीए सरकार की बदले की कार्रवाई करार दिया। जो आज किसान अपना माल मंडी में बेचता है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री में बेचता, तो किसान को बहुत ज्यादा पैसा फैक्ट्री से मिलता, फायदा होता। विजन था, सोच थी कि हम फूड पार्क लाएं, यहां पे 5, 6, 10 डिस्ट्रिक्ट्स का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, मजदूरों का फायदा हो, मगर अब मोदी सरकार ने उसको छीन लिया। केंद्र में एनडीए सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर तमाम राजनीतिक दल इस 1 साल के कार्यकाल का अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को 10 में से 0 नंबर दिए हैं, लेकिन वाम दलों ने मोदी सरकार को इससे भी कम यानी नकारात्मक नंबर दिए। सीपीआई के महासचिव ए सुधाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बीते 1 साल में कॉरपोरेट के हित में लेकिन किसानों मजदूरों के खिलाफ काम किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर अहंकार का आरोप भी लगाया है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने 1 साल के कार्यकाल को नाकामी भरा करार दिया। सीपीएम ने सरकार पर संसदीय परंपराओं और मर्यादा के उल्लंघन के भी आरोप लगाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केरल की ओमान चांदी सरकार पर घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया है। बीजेपी अध्यक्ष तिरुवनंतपुरम में आज केरल सचिवालय के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में भी शामिल हुए। अमित शाह ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राज्य के वित्त मंत्री एम मणि को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भी बैठक की। केरल में इस साल नगर निकाय और अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में बीजेपी केरल में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। मणि के सामने जितने भी आरोप लगे हैं वो सारे के सारे ये बताते हैं कि चांदी सरकार घोटालों की सरकार है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने आज कहा कि पूर्ति समूह से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को जांच के लिए अभी पीएससी के सामने नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये मामला पीएससी में भेजा जाता है तो समिति इसकी जांच करेगी। सीएजी की रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़े पूर्ति समूह समेत 29 कंपनियों को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से दिए गए लोन में नियमों का पालन नहीं किया गया था। लोकलेखा समिति के गठन के 1 साल पूरा होने के मौके पर थॉमस ने कहा कि इस दौरान समिति ने 35 बैठकें कर 20 प्रतिवेदन पेश किए। CNTAG has to put it before the parliament. From the parliament, they decide whether it should go to PSC or whether to PUC. Only after it come to us, then the committee sits together. For example, we have the next meeting on 27th. The SPS is 28th. Okay. Next meeting is on 28th. So on 28th, we will take all the new subjects. We are open to that. Let somebody has to represent to us. अब आप तिजोरी में रखे अपने सोने से कमाई भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आम बजट में घोषित स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मसौदा जारी कर दिया है। सरकार ने इस योजना पर लोगों से 2 जून तक राय मांगी है। आपके पास पड़ा जरूरत से ज्यादा सोना कमाई का नया जरिया बन सकता है। ये संभव होगा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना से। आम बजट में घोषित इस स्कीम के दिशा निर्देशों का मसौदा बुधवार को जारी कर दिया गया। इस योजना में किसी भी व्यक्ति या संस्था को पहले कम से कम 1 साल के लिए किसी बैंक में गोल्ड सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। इसमें न्यूनतम 30 ग्राम सोना जमा कराया जा सकता है। इस पर ब्याज नकदी या सोने में मिलेगा। ब्याज की दर बैंक तय करेंगे और ये 30 या 60 दिन पर मिलेगा। इस ब्याज पर आयकर और कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह 100 ग्राम सोना जमा करने पर अगर 1% ब्याज मिला तो परिपक्वता पर आपका सोना 101 ग्राम हो जाएगा। आप इसे नकदी या सोने में वापस ले सकते हैं। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हर साल तकरीबन 800 से 1000 टन तक सोना आयात होता है, जबकि अनुमान है कि देश में 20,000 टन से अधिक सोना बेकार पड़ा है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मकसद इसी बेकार सोने को बाहर लाना है ताकि आयात पर निर्भरता घटाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय नौसेना को आईएनएस कवरत्ती के रूप में आज एक हल्का और शक्तिशाली युद्धपोत मिल गया। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कोलकाता में इसे नौसेना को समर्पित किया। लगभग 110 मीटर लंबा आईएनएस पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ युद्धपोत है जो दुश्मन के रडार और सेंसर में भी पकड़ में नहीं आता। 90% स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत को कोलकाता के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। आईएनएस कवरत्ती में 4 शक्तिशाली डीजल इंजन लगे हैं और ये 25 नॉट की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है। इस युद्धपोत को परमाणु, रासायनिक या जैविक हमले के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। थाईलैंड की अपदस्थ प्रधानमंत्री यंगलक शिनावात्रा पर आज कामकाज में लापरवाही का मुकदमा शुरू हुआ। देश के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दी थी, लेकिन विदेश जाने पर रोक लगा दी है। शिनावात्रा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। दरअसल उन पर किसानों से महंगे दाम पर चावल खरीदने और इसे बेचने में नाकाम रहने का आरोप है, जिससे कुल
15 अरब डॉलर का नुकसान होने का आरोप है। आरोप साबित होने पर शिनावात्रा को 10 साल तक की सजा हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। 1 साल पहले शिनावात्रा की सरकार का सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। सीबीआई ने पोंजी घोटाले के सिलसिले में शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्तो सेन के एक सहयोगी अरिंदम दास को आज गिरफ्तार कर लिया। दास पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में शारदा समूह के अवैध कार्यों में कथित रूप से मदद कर रहा था। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित महोबा में एम्स की स्थापना की गुहार आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई। पीएमओ ने जिला प्रशासन से इस मुहिम के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। इस इलाके के लोग काफी दिनों से प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखकर एम्स की स्थापना की मांग कर रहे थे। अपने ही शहर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी अब एलटीसी का लाभ नहीं उठा सकते। केंद्र का कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी अपने ही शहर में रहकर नौकरी कर रहे हैं और उनका हेडक्वार्टर भी उसी शहर में है, ऐसे कर्मचारी अब एलटीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एजेंसियों ने तालिबान आतंकियों के खिलाफ जानकारी साझा करने का समझौता किया है। आईएसआई और एनडीएस अब न केवल आपस में जानकारी साझा करेंगे बल्कि ऑपरेशन में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। पश्चिमोत्तर कोलंबिया में हुई भारी बारिश और उसके भूस्खलन से 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सबसे ज्यादा तबाही कोलंबिया के एंटियोकिया प्रांत में हुई है। राहत और बचाव टीमों को रवाना कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्विटर पर अपना अकाउंट बना लिया है। अकाउंट बनने के 24 मिनट के अंदर ही उनके 1 लाख फॉलोअर बन गए।